हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं होता, तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी लगानी है इसके रिगार्डिंग भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तिकड़म या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर भी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी रिचुअल्स पर, जहां हम डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज, जहां मैं आपको हेल्प करती हूं स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन के थ्रू। वहीं पर सीएससी मेंस और प्रीलिम्स को कंबाइंड लेकर चलने के लिए हम 3 प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं डेली, जहां पर सबसे पहला है हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस, देन एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस जिसे सिद्धार्थ सर लेते हैं, एंड देन एक्सप्लेनर जो मोस्टली अंजुम सर लेते हैं। वो आपको बताते हैं कि कैसे आप इंसाइटफुल हो सकें और कैसे आप टॉपिक को पूरी तरीके से एनालाइज करें। उसके नोट्स भी आपको मिलते हैं डेली ही पीडीएफ फॉर्म में, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यूज तीनों की अगर हम बात करें तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीकली वेबिनार, जिसमें आपकी बातचीत मुलाकात होगी किससे, नन अदर देन यूपीएससी सीएससी टॉपर से, जिनसे हुई बातचीत में आप जान सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या यूज की है, सोर्सेस क्या यूज किए हैं, उनका डेली रिजीम क्या था, या ओवरऑल कहें तो उन्होंने पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज की जर्नी कैसे तय की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट consider the following statements regarding National Bank for Financing Infrastructure and Development। हाल ही में ये न्यूज थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सो इसके जो रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहला स्टेटमेंट कहता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज अ न्यू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये अभी बहुत रिसेंट हुआ है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द बैंक विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव मार्केट नेसेसरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट कहता है द बैंक इज हेडेड बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस में आ जाओ, जो हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ए कह रहा है 2 ओनली, बी कह रहा है 1 and 2, सी इज 2 and 3 एंड डी इज 1 2 3। तो देखिए, सिर्फ इस पोर्शन से आंसर सॉल्व करने की बजाय अगर हम पहले यहां देखें तो यहां पर सबसे ऑड वन आउट हमें यही लग रहा है, राइट। बहुत बार ये भी दिमाग में आता है कि ये सबसे अलग है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में शायद यही सही आंसर होगा, तो इसको कर देते हैं। जी नहीं, ये एक ट्रैप है जो यूपीएससी हमारे लिए डालता है। तो जो भी सबसे एक्सट्रीम ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद बच रहा है हमारे पास 3 ऑप्शन, 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 2 and 3। अब अगर हम स्टेटमेंट वाइज जाएं तो जो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ये आर्टिकल भी आया था न्यूज़पेपर में, उसकी ओपनिंग लाइन में, ओपनिंग पैराग्राफ में यही स्टेटमेंट था। और जो ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, इसके हेड जो हैं वो हैं केवी कामत साहब, राइट। इससे पहले ये ब्रिक्स में भी भूमिका निभा चुके हैं, अहम भूमिका निभा चुके हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, एंड सिंस 1 जो है वो सही है, तो हमारा ये ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो जाता है ना। अब बचता है हमारे पास 1 and 2 ओनली और 1 2 and 3 ओनली। अब यहां पर हम अगर देखें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही साउंड कर रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। मींस ये वाला ऑप्शन हमारा अभी भी है और ये भी ऑप्शन अभी भी है, राइट। तो यहां आप देखो, जब आप थर्ड स्टेटमेंट पे आओगे ना, तो यहां लिखा है द बैंक इज हेडेड बाय डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब जरा खुद को ही सोच के रखो कि अगर कोई बैंक बनाया भी जा रहा है, राइट, तो उसमें आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर या इवन अगर हम गवर्नर भी यहां पर हो, तो ये क्यों आएंगे किसी बैंक को हेड करने। सो यहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैप था। कोई डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इसे हेड नहीं करेगा, ना ही गवर्नर हेड करेगा, क्योंकि
आरबीआई ऑलरेडी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इंडिया का, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और उसका काम किसी पर्टिकुलर बैंक को, अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी बैंक को ला दिया तो उसको हेड करना नहीं है, बल्कि रेगुलेट करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब हमारे पास ये बचता है ऑप्शन करेक्ट। चलिए आइए देखते हैं कि ऑप्शन के अनुसार एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन में भी सॉल्यूशन बी को बताया गया है। कहा गया है, जो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, हैज अपॉइंटेड हुम, केवी कामत सर, राइट, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में। पार्लियामेंट इन मार्च 2021 में पास किया था बिल को, NABFID को, एंड इट विल हैव बोथ डेवलपमेंटल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको स्टेटमेंट में दे सकता है, तो एक बार इसको देख लेना आप। एंड द बैंक इज सेटअप, वाई बैंक हैज बीन सेटअप टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। नाम से ही क्लियर है ये, ओके। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट शिप्स फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट शैल नॉट सफर इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड फॉर इंटरनेशनल लॉ। ये भी कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, freedom of navigation is codified under United Nations Convention on the Law of Sea, UNCLOS जिसको हम कहते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। तो हमारा ऑप्शन 2 पता है कि हमें कि ये ऑप्शन हमारा सही है, ओके। फिर हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, जो UN Convention on the Law of the Sea authorizes other states to carry out military exercises in exclusive economic zone with the use of weapons or explosive विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोस्टल स्टेट। अब ये चीज जो है थोड़ी सी हमें यहाँ पर लगी डाउटफुल, तो इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। इसके बाद हम आए अपने ऑप्शंस पे। जैसा कि मैंने कहा था, एक्सट्रीम ऑप्शन जो है उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, राइट। हमें पता है हमारा 2 सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ओके। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है हमारे पास 1 and 2 ओनली और 1, 2 and 3 ओनली। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एक तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा नेगेटिव वर्ड ही है, राइट। दूसरी चीज ये कि नेगेटिव वर्ड अगर हो तो वो स्टेटमेंट 95% केसेस में गलत होता है। दूसरी चीज, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर सोचोगे, तो एक बात बताओ, बिना कोस्टल स्टेट के कंसेंट के कैसे पॉसिबल है, राइट। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा सही ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन भी यही कहता है, 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ दैट शिप्स फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी सॉवरेन स्टेट शैल नॉट सफर इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इट हैज बीन कोडिफाइड एज आर्टिकल 87(1)(a) ऑफ 1982 UNCLOS। एंड थर्ड स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डज नॉट ऑथराइज, ठीक है। यहां पर डज ऑथराइज दिया था और यहां पर विदाउट दिया था, तो या तो ये विदाउट और या तो ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर यूपीएससी आपसे गेम करेगा, ओके। ये पॉसिबिलिटीज हमारी हैं। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज आर करेक्ट। Statement 1 says DDT is the tax imposed by the government on domestic companies which pay dividends to whom? To their investors. Absolutely correct है। थोड़ा भी अगर आप डिविडेंड टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में अगर जानते होंगे तो ये आपको करेक्ट है, पता होगा। हमारा स्टेटमेंट 2 कहता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड्स। ये स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड नॉट गलत हो जाता है। इट इज वेरी मच एप्लीकेबल ऑन दी म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1 ओनली। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि A is the correct answer. Statement 1 is correct while statement 2 is incorrect because dividend distribution tax is also applicable on the mutual funds. देखिए, अगर कई बार आप लोग एड्स देखते होंगे ना, तो कई बार एड्स में भी डीडीटी के बारे में एक छोटी सी लाइन लास्ट में जो बहुत तेजी से बोल जाते हैं ना कि इसमें जो है ये चीज एप्लीकेबल है, या जैसे रिस्क वाली जो लाइन होती है वहां पर ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप प्लीज इसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। कल काफी लोगों ने बताया है आंसर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत सही ट्रिक ढूंढी आंसर करने की। बट जो हमारी लक्ष्मीकांत बुक है पॉलिटी की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसका आंसर था 4। ठीक है, सॉरी, डी वॉज द आंसर। आप प्लीज, मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर दिया है कल के एमसीक्यूज में, उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसलिए भी क्योंकि ऐसे जो डाउटफुल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यूपीएससी जरूर पूछता है, क्योंकि और बाद में फिर ये कर देगा कि उसको जिसने अगर अटेम्प्ट भी किया होगा तो उसको भी मार्क्स मिल जाएगा। तो ये डाइसी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 आंसर निकल कर आते हैं, राइट। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका क्या सही आंसर है और क्यों है। ओके, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। Number 1 statement says debtors can be the union government, state government, corporation or citizens of India, and statement 2 says short-term borrowings dominate India's external debt. ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में गूगली फेंकी गई है और गूगली ये है कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, तो इनकरेक्ट में क्या होता है जनरली कि हम क्वेश्चन करने के उधेड़बुन में होते हैं और हम ये मिस कर जाते हैं। हमें लगता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये करेक्ट ही पूछ रहा है तो यहाँ भी करेक्ट ही होगा, बट ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑलराइट, तो इसके जो ऑप्शंस है चलिए देखते हैं। इसका आंसर कह रहा है क्या इनकरेक्ट अगर है तो स्टेटमेंट 1 जो था वो करेक्ट था, क्योंकि एज इट इज उठाकर आपको उसका दे दिया था डेफिनेशन का, और स्टेटमेंट 2 जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। अब होगा क्या कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम ये इन भूल जाएंगे, हमें दिखेगा नहीं, हमारी आंख जो है वो हमारे साथ धोखा कर जाएगी और हम आंख बंद करके यहाँ पर लगा देंगे कि करेक्ट क्या है, यानी कि हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर 1, बट एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आंसर है बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं होगी, अगर यहाँ पर होगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो एक्सटर्नल डेट होता है अगर उसको डोमिनेट करने को हम बोलें, स्पेशली इंडिया का केस अगर हम देखें तो इंडिया में लॉन्ग टर्म बोरोइंग को बोलते हैं कि दैट डोमिनेट्स द इंडियाज एक्सटर्नल डेट। ओके, एंड स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन में भी यही कहा है कि एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया इज द टोटल डेट the country owes to foreign creditors. The debtors can be whom? The union government, state government, corporation या citizens of India. The debt includes money owed to private commercial banks, foreign governments और IMF and World Bank. And long term borrowings जो कि मैंने आपको बताया भी कि more than 1 year जो है long term borrowing होती है, that dominates the India's external debt. तो चलिए आज के क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं रोकते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मजा आ रहा होगा। जो भी आपकी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी बात हम तक पहुंचाएं। और अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप के लिए जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समन्वयक फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस पर फॉर्म भरकर हमसे जुड़ सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते उसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ और प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.